So today we'll start new topic, that is the comparison of business, profession and employment. बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका हमने बिजनेस का मीनिंग और फीचर्स हमने पहले कर लिए हुए हैं, कल हमने फिनिश किए हैं। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का हमने हल्का सा जो उसका था वो डिस्कस किया था। ठीक, आज हम बिजनेस का मीनिंग आपने लिखा हुआ है, आज हम प्रोफेशन का मीनिंग लिख के देन एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग लिख के उसके बाद जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे इसके कंपैरिजन को। एक दो लाइंस लिख लीजिए प्रोफेशन के मीनिंग के बारे में। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, right? It is that economic activity which is conducted by a person, which is conducted by a person having some special knowledge, having some special knowledge, and the entry to which is and the entry to which is restricted. The entry to which is restricted. Fine. Professional activities are conducted. Professional activities are conducted to earn fees. To earn fees. देन लिखिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आई होप आप सभी जन लिख रहे हो, ऐसे ही नहीं बैठे हुए हो। यू आर राइटिंग, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लिख रहे हो। देन ओनली देयर इज द बेनिफिट। एम्प्लॉयमेंट, इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी in which people work for others, in which people work for others in consideration of in consideration of remuneration. Remuneration, remuneration। रेमनरेशन मीन्स आप सैलरी कह सकते हो इसको, सैलरी, अदरवाइज सिर्फ सैलरी नहीं होता ये। जो ब्रॉड टर्म है दैट इज रेमनरेशन। सैलरी में जो और इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, किसी को कमीशन मिल रही है, किसी को कुछ मिल रहा है, वो। फाइन। सिबत प्लीज यू कैन सिंपली स्पीक बेटा। मैं जनरली ना मैसेजेस पढ़ता नहीं हूँ। सिबत ने मेरे को मैसेज किया है रिपीट करने के लिए। आई एम रिपीटिंग इट, बट शुड आई रिपीट? सिबत, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, से यस और नो, देन ओनली आई कैन रिपीट। यस सर। फाइन। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग। एम्प्लॉयमेंट मीनिंग, ऐसे ऐसे ही इंटरेक्ट करना है आपने, जैसे क्लास में करते हो वैसे ही करना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लास ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सो इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स इन कंसिडरेशन ऑफ रेमनरेशन। इन कंसिडरेशन ऑफ मीन्स के वो जो मिलता है उनको, मीन टू गेट द रेमनरेशन वी कैन से दे वर्क फॉर अदर एंड गेट द सैलरी। रेमनरेशन मीन सैलरी, हम सिंपल बात करें, रेमनरेशन मीन सैलरी। ठीक, they work for others and in consideration, in return they get salary. Done. And the person who works for others, that is known as employee. And under whom the employee works is known as employer. Under whom the person works, he is known as employer. Fine. ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि जॉब करता है, वो जॉब करता है, मीन ही द रिलेशन इज ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे, तीनों का कंपैरिजन करेंगे। जब भी ऐसे कोई कंपैरिजन आए, एग्जाम में आए, जब ऐसे आपने लिखना हो, जितने जितने के बीच में हमने कंपैरिजन करना है, यहाँ हमने कितनों के बीच में करना है कंपैरिजन? तीन के बीच में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है कंपैरिजन करते वक्त। कंपैरिजन करना हो ऐसे बनेगा आपका, basis of difference,
बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऐसे बनेगा। जब भी आप करोगे इसको, ये नहीं कि सिर्फ इसी कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, कोई भी और कंपैरिजन आ जाए जहां भी डिफरेंस आए, आपके पास बेसिस ऑफ डिफरेंस पहले होना चाहिए। वी कैन से इट इज अ हेडिंग, कि हम किसके बेस के ऊपर इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। फाइन, किसके बेस के ऊपर हम इन तीनों को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक कंपैरिजन मैं बताऊं आपको, हमने अभी डिस्कस किया है, कंपैरिजन इज रिटर्न। रिटर्न मींस व्हाट दे गेट इन रिटर्न, क्या मिलता है उनको। बिजनेसमैन को क्या मिलता है, बिजनेसमैन किस चीज के लिए काम कर रहा है, पार्टिसिपेट प्लीज। Profit. प्रॉफिट्स के लिए, To earn एग्जैक्टली। profit. Production of things. यस, प्रॉफिट। प्रोफेशनल जो है वो किस किस चीज के लिए काम करते हैं, हमने अभी डिस्कस भी किया था। Fees. हाँ जी, बिल्कुल। Professional fee. और एम्प्लॉई जो है वो किसके लिए काम करता है, Salary or wages. Salary. सैलरी वगैरह के लिए, वेजेस वगैरह के लिए, बोनस, इसके लिए काम करता है। आई थिंक द थिंग इज क्लियर, द पॉइंट डिफरेंस इज क्लियर। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने एक हेडिंग ले लेना, हेडिंग लेके फिर उसके बाद आपने जो है इसको जो डिफरेंशिएट करना है, ताकि चेकर को, एग्जामिनर को पता हो कि आप किस बेसिस पे कर रहे हो, है ना। ये ना हो कि ये पॉइंट किसी और का और ये पॉइंट किसी और का, ऐसे ना हो। जो बेसिस आपने लिख दिया उसके ऊपर ही आप करोगे, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखने से आपके जो आंसर की क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, देन है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक पॉइंट बनता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें हमें ये देखना है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसको कितनी चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, No. नहीं चाहिए। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। बिजनेस में चाहिए, Yes. बिजनेस में चाहिए As per the nature. एज पर द नेचर, एग्जैक्टली, वेरी गुड। किसने आंसर दिया ये वाला, किसने आंसर दिया था ये वाला, गुड आंसर। एज पर द नेचर ऑफ द बिजनेस, वासु एंड याशिका, गुड। इन्होंने आंसर दिया, शुड आई से ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ आई से अबाउट द लार्ज स्केल बिजनेस। एंड व्हेन आई से प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में मॉडरेट इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। मॉडरेट कि चाहिए तो सही, लेकिन इतनी नहीं चाहिए जितनी बिजनेस में चाहिए ना, उतनी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा बिजनेस में चाहिए, सबसे कम कम क्या चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। एंड मॉडरेट जो रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, दैट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोफेशन विच इज मोर देन, ऑफ कोर्स मोर देन द एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वहां पे है कुछ नहीं, एंड लेस देन द बिजनेस। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं आपको अब लिखवा रहा हूँ, एक दो पॉइंट्स और मैं लिखवा रहा हूँ आपको, बाकी के पॉइंट मैं आपको हेडिंग दूंगा, आपने घर से करना है, खुद पढ़ना है टॉपिक ये वाला। ठीक है, एक पॉइंट है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई खास क्वालिफिकेशन बिजनेस में नहीं चाहिए, नॉट एट ऑल, No. नॉट रिक्वायर्ड, है ना। कई अच्छे पढ़े लिखे बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो गए हैं, और कई कम पढ़े हुए भी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है कि मैंने फलाना बिजनेस करना है तो मेरे को इतना पढ़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। बट अबाउट प्रोफेशन, इज इट रिक्वायर्ड इन द प्रोफेशन? Yes, sir. यस, फॉर्मल Yes. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन भी और ट्रेनिंग भी, दोनों चीजें चाहिए प्रोफेशन में, दोनों चाहिए, एजुकेशन भी और ट्रेनिंग भी। एंड व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट वाले केस में क्या है? It depends upon the nature of the job. यस, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। यशिका बिल्कुल ठीक है आपकी बात, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, मींस रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, वी कैन से। अगर एम्प्लॉयर ने कह दिया जी नहीं मैंने तो पर्सन रखना है जी, ऐसा होना चाहिए, सपोज किसी ने कहा जी मैंने कंप्यूटर डाटा एंट्री के लिए मैंने जो है ऑपरेटर रखना है, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो किसी ने कह दिया सिंपल सा डिप्लोमा भी किया हो चलेगा, किसी ने कहा नहीं जी बीसीए होनी चाहिए, किसी ने कहा नहीं जी एमसीए होनी चाहिए, हर एक का अपना है ना। जो मर्जी है वो एम्प्लॉयर की है, एज पर द विश ऑफ द एम्प्लॉयर, एज पर द नेचर ऑफ द जॉब। जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, बट वो वेरी करेगी।
बेसिकली वो कई स्कूल्स आप देखिए, कई स्कूल्स में टीचिंग के लिए बिना बीएड के रख लेते हैं, कई स्कूल्स में बीएड करके ही रखते हैं, किसी स्कूल में सिंपल ग्रेजुएट को जॉब दे देते हैं, किसी स्कूल में ग्रेजुएट को जॉब नहीं देते, अगले कहते हैं जी पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करके या उसके बाद हमें जॉब देनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन मीन +2 के बाद जो हम 3-4 साल वाला कोर्स करते हैं बैचलर डिग्री, दैट इज ग्रेजुएशन। उसके बाद जो हम मास्टर डिग्री करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन ज़्यादा होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, फर्म टू फर्म, इट इज एज पर द विश ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक, एक ये है। एक है पॉइंट रिस्क का। रिस्क बिजनेस में तो सबसे ज्यादा चाहिए risk। सबसे ज्यादा रिस्क है, बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क है। हाईएस्ट रिस्क इज देयर, मोर रिस्क इज देयर। एम्प्लॉयमेंट में है, No. No, एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क इज देयर। एज फार एज ही इज गेटिंग सैलरी देयर इज नो रिस्क, है ना। जब तक उसको सैलरी मिली जा रही है कोई रिस्क नहीं है, उसने काम करना है, उसने अपनी सैलरी रेम्युनरेशन ले लेनी है, नो रिस्क इज देयर। एंड अगेन moderate risk is there in case of profession, moderate risk is there। रिस्क है, थोड़ा सा है, लेस रिस्क कह सकते हैं, लेस कह सकते हैं इसको, मॉडरेट ना कहें तो लेस कह सकते हैं। यस जस्ट करण। सर एम्प्लॉयमेंट में भी तो रिस्क है, जब कोई एम्प्लॉयर जैसे कोविड में कईयों की जॉब चली गई, सर वो भी एम्प्लॉयमेंट में। बिल्कुल ठीक है आपकी बात जस्ट करण, बिल्कुल सही बात कही है आपने, इसलिए मैंने साथ में यूज किया है, जब तक उसको सैलरी मिल रही है तब तक कोई रिस्क नहीं, है ना। मीन टू से अगर बिजनेसमैन किसी दिन ज्यादा कस्टमर्स आ गए, किसी महीने ज्यादा कस्टमर्स आ गए सपोज, तो उस केस में बिजनेसमैन को प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। नहीं आते हैं तो नहीं होगा, कोविड के कारण कस्टमर्स नहीं आए तो प्रॉफिट नहीं हुआ। ऐसा एम्प्लॉय के साथ नहीं है, उसको सैलरी मिल ही जानी है। हाँ, अगर सैलरी नहीं मिल रही है वो बात अलग है ना। लेकिन सिर्फ कोविड थोड़ी रीजन बनेगा। बिजनेस में जो है कस्टमर कभी ज्यादा है कभी कम है, उसके हिसाब से रिस्क है। बिजनेस में रिस्क और भी है, बिजनेस में एक्सीडेंट का रिस्क है, हम कल भी ये बात कर रहे थे। बिजनेस में दैट फायर का रिस्क है, बिजनेस में एक नेचुरल कैलेमिटी का रिस्क है। एक बिजनेस में हम कल हमने ये बात करी थी, बैड डेट्स का रिस्क है। याद है क्या होते हैं सर यस क्या होते हैं बैड डेट? सर, जो मतलब कि हमारा रिस्क होता है कि मनी हमारी डूब जाएगी। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। जिससे वो पैसे risk। हमने लेने थे वो पैसा हमें ना दे के जाए, हम कहते हैं हमारे पैसे बैड हो गए, ये रिस्क है। ऐसे वाले रिस्क इसमें नहीं है। जब तक उसको सैलरी मिल रही है, इसलिए मैंने साथ में लगाया, जब तक उसको सैलरी मिल रही है तब तक कोई रिस्क नहीं। ये नहीं है कि किसी भी महीने जो है वो कस्टमर्स कम आए हैं तो आपको बोलेगा जी एम्प्लॉयर की जी मैंने सैलरी कम पे करनी जब कस्टमर्स कम आए। ऐसा नहीं, जब तक सैलरी मिल रही है, जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में है तब तक वो कोई रिस्क नहीं है। कोविड सिचुएशन इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन जो डेकेड्स के बाद आई है, सेंचुरीज के बाद आई है। ऐसी पेंडेमिक जो है वो लास्ट सेंचुरी में कहीं आई थी जाके, 1918 1919 इन मतलब 100 साल के आसपास, है ना। एक्सेप्शनल सिचुएशन की हम बात करें, एज फार एज एम्प्लॉय इज गेटिंग सैलरी देयर इज नो रिस्क। कुछ पॉइंट्स और हैं आपके जो आपने, मैं लिखवा देता हूँ, आपने लिखने हैं। एक लिखिए नेचर ऑफ वर्क, जो आपने लिखने हैं पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, आपको बुक से इजीली मिल जाएंगे। लेकिन ना पहले अपने पॉइंट्स आप सोच के ना पहले वो लिख लेना, बुक से तो हर कोई लिख ही लेगा बेटा। पहले खुद सोच लेना जो कुछ आपको आता है उसमें से कितने पॉइंट्स आपके बनते हैं, फिर जो नहीं आपको समझ आएगा ना वो जो है आपको बुक से देखना, फिर समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर पहले ही आप बुक देख लोगे फिर तो आप बुक ही चेक कर रहे हो, फिर तो फायदा ही कोई नहीं होगा। ठीक है, सो लिखिए पॉइंट कमेंसमेंट, एक नेचर ऑफ वर्क। वन पॉइंट इज कमेंसमेंट, कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होती है। अगर इस नेचर ऑफ वर्क, देन इज टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, then is code of conduct, and last point will be transfer of interest means कि हम इसको आगे सेल कर सकते हैं,
Can it be transferred to somebody else? If the business can be sold by Mr. A to Mr. B, or the profession can be sold by Mr. A to Mr. B, or employment can be sold by one employee to the other employee, आंसर विल बी इन यस और नो। ठीक है, ये आप करके आना, आज इसको पढ़ना, कल इसको हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। So next topic is objectives of business, means for what the business is mainly meant for, right? Objectives of business को आगे हम 2 parts में कर सकते हैं, one is economic objectives and other is social objectives। Economic and social objectives। Economic objective जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, जिसके लिए बिजनेस बना हुआ है। क्या है बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव? हमने डेफिनेशन में भी किया था, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, प्रॉफिट अर्निंग एंड मैक्सिमाइजेशन, जिसके लिए बिजनेस मेनली जो है वो बना हुआ है, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इसकी एग्जांपल्स अगर ले लें तो प्रॉफिट अर्निंग, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है जो एक है। इसके अलावा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मींस मार्केट शेयर अपना इंक्रीज करना, कि वेयर डू यू स्टैंड एज कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, है ना? आपकी मार्केट में स्टैंडिंग कहाँ पे है, मार्केट में कितना आपका शेयर है, हम कह सकते हैं। ठीक, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर आपका मार्केट में होगा उतना ही ज्यादा अच्छी पोजीशन में होगा। ठीक, देन एक आपका है ग्रोथ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, आगे ग्रो करना भी ऑब्जेक्टिव है। आप देखिए, जब सैमसंग कंपनी जो इंडिया में नई नई जब आई थी, अभी तो उनका बहुत सामान आ रहा है, पहले पहले शायद सिर्फ या टीवी आ रहा था या रेफ्रिजरेटर वगैरह, मेरे को लगता है वो आ रहा था। अब उसके पास टीवी क्या, रेफ्रिजरेटर्स क्या, माइक्रोवेव क्या, वॉशिंग मशीन क्या, मोबाइल फोन क्या, इसके अलावा और भी सामान जो है वो एलईडीज वगैरह, बाद में टीवी कन्वर्ट हो गया एलईडीज में, सारा सामान। दिस इज ग्रोथ। ग्रो करना मतलब अपनी सेल को भी इंक्रीज करना, अपनी प्रोडक्ट लाइन को भी इंक्रीज करना। प्रोडक्ट लाइन, अगर आप एक चीज बना रहे हो दूसरी में भी शिफ्ट हो जाओ, तीसरी में भी शिफ्ट हो, दिस इज इकोनॉमिक। उससे क्या होगा, जब आप ग्रो करोगे, बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट अर्निंग आपका हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आप मार्केट स्टैंडिंग करोगे, प्रॉफिट अर्निंग, जैसे आपकी मार्केट स्टैंडिंग ज्यादा होगी, जैसे ही आपका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होगा, अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो दीज आर द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एक और हम ले सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन मीन प्रोडक्ट, नए पुराने प्रोडक्ट को उसको कह सकते हैं रेनोवेट कर देना, इनोवेट कर देना, या मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लेके आना, पुराने प्रोडक्ट्स के यूजेस इंक्रीज कर देना, है ना? पहले आपको याद होगा वो याद होगी, आपने देखा है कि नहीं देखा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम कोल्ड ड्रिंक्स आजकल पीते हैं, 2 लीटर वाली बोतल हम लेके आते हैं कई बार घर पे, तो पहले ये कांच की आती होती थी, आजकल भी आती है थोड़ी थोड़ी कांच की आती होती थी। जब भी हमने घर लेके आनी हो तो बड़ी मुश्किल होती थी कि पहले बोतल लेके आओ, उसके बाद वापस करने जाओ, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी होती थी दुकानदार की। अब आ गई पेट बोटल्स। पेट बोतल क्या, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आओ, साथ ही में आपको सामान जो है मिल जाता है, बोतल मतलब आपकी हो गई। इनोवेशन इन द प्रोडक्ट, नो नीड टू रिटर्न द दैट, जो खाली बोतल है वो दुकानदार को वापस करने की, देयर इज नो नीड फॉर दैट। इनोवेशंस, है ना? पुराने प्रोडक्ट में हम कुछ और फीचर्स ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं कि जैसे ये मोबाइल्स आते हैं, है ना, ये एमआई के आते होते हैं, एमआई नोट 8, नोट 8 प्रो, नोट 8 प्रो मैक्स, ऐसे आगे लगाते रहते हैं वर्ड। हो सकता है मॉडल मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं इसका, है ना? लगाते रहते हैं ना, मीन्स नए नए फीचर्स ही उसमें ऐड करे जा रहे हैं। किसी की मेमोरी ज्यादा है, किसी का जो फोन क्लैरिटी है वो ज्यादा है, कोई हैंडल करना थोड़ा इजी है, किसी में कोई फीचर है। दिस इज इनोवेशन, नए नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले टीवी आते होते थे, टीवी सिंपल आते होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट थे, फिर कलर हो गए, फिर एलसीडीज आ गई, एलईडीज आ गई, एंड्रॉयड टीवी आ गए, प्लाज्मा टीवी आ गए, कर्व्ड टीवी आ गया। देखा है, सुना होगा, देखा होगा, कर्व्ड टीवी। कर्व टीवी ऐसे है, सीधी स्क्रीन नहीं है, टेढ़ी स्क्रीन है, कर्व्ड है स्क्रीन। इनोवेशन इन द प्रोडक्ट्स। ठीक, एंड नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। Social objectives are those objectives which are performed for the betterment of society. All those activities which are undertaken by the business
towards the betterment of society are the social objectives, है ना. For example, providing quality goods, प्रोवाइडिंग क्वालिटी. लिख लीजिए इस एग्जांपल को ऐसे ही 1 2 3 4 पॉइंट्स बना के ना ये लिख लीजिए. प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, है ना. कस्टमर्स को लो क्वालिटी की गुड्स नहीं देनी है, अच्छी क्वालिटी की गुड्स देनी है. देन चार्जिंग फेयर प्राइसेस. प्राइसेस भी जो है, रेट भी जो है वो भी फेयर होना चाहिए, वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल सा होना चाहिए. उसको भी ना महंगा लगे, हमें भी 4 पैसे बच जाए, बिजनेसमैन को भी. चार्जिंग फेयर प्राइसेस. देन इज कंट्रोलिंग पोल्यूशन. Then is providing employment opportunities. Then is providing employment opportunities to physically challenged persons. 2 पॉइंट्स आपके अलग अलग बन जाएंगे. जो पहले वाला था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का, वो ओवरऑल था. ये जो पॉइंट है, दिस इज ओनली फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन बिकॉज दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक सर, प्लीज रिपीट द पॉइंट. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स. ठीक है, ये पॉइंट्स है. इसमें और भी हम पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो. मींस व्हाटएवर द एक्टिविटी इज बीइंग कंडक्टेड बाय द बिजनेस which is for the betterment of society, that is social activity, or we can say it is social objective. Social objective में जैसे वो हमने बात करी अपने पोल्यूशन कंट्रोल करने की या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, ये भी हम कह सकते हैं. पॉइंट एक और बन सकता है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. इसकी हम बात कर रहे हैं. जैसे कोई बिजनेस से जो है अपने बिजनेस के बाहर पार्क मेंटेन कर लेते हैं, पार्क बना लेते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पेड़ लगा देते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है. ठीक है, ऐसे वाले काम भी किए जा सकते हैं. और ऐसे वाले काम में एक्सपेंसेस ही होते हैं, इनकम्स नहीं होती. पार्क मेंटेन करेगा कोई बिजनेस सपोज, तो खर्चा ही करेगा ना. माली रखेगा, पौधे लगाएगा, उसको मेंटेन करेगा, 4 पैसे खर्चा ही होंगे ना. बट अल्टीमेटली जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके ऊपर खर्चा किया गया है, अल्टीमेटली इन रिटर्न इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे उसको, उसके अचीव होंगे, प्रॉफिट हो जाएगा. जब कोई बिजनेस जो है वो पार्क मेंटेन कर रहा हो और वहां लिखा हुआ हो दिस पार्क इज बीइंग मेंटेन्ड बाय दिस बिजनेस, तो उसके लिए वैसे ही हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमारा आ जाता है ना, यार ये अच्छा बिजनेस है जो पार्क मेंटेन कर रहा है. नहीं, कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, स्पोर्ट्स का कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, कोई बिजनेस स्पॉन्सर कर दे, हमारे मन में अच्छा लगता है, यार अच्छा काम किया है सोसाइटी में इसने, है ना, ये बिजनेस अच्छा है. तो कहीं ना कहीं हम मोल्ड कर जाते हैं, हम शिफ्ट कर जाते हैं फ्रॉम अदर बिजनेस टू दैट बिजनेस. वहां से हम सामान परचेज करना शुरू कर देते हैं. अल्टीमेटली जो यहाँ पे खर्चा हो रहा है, एक्चुअली वो खर्चा नहीं है, वो हमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करेगा, प्रॉफिट अर्निंग में हेल्प करेगा, हमारी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ कस्टमर्स में हेल्प करेगा. ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे. ठीक है, इसको भी आपने पढ़ना है, इसको सिंपल आपने पढ़ना ही है, अपनी बुक से पढ़ लेना. दूसरा टॉपिक जो है आपका कंपैरिजन वाला, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का, जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं, 3-4 मैंने आपको लिखवा दिए हैं. वो हम कल आपकी पहले प्रॉब्लम सुन के उसमें से जो डाउट्स होंगे इसके भी आगे फिर उसके बाद हम चलेंगे. ठीक है, आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे, अदरवाइज द मीटिंग इज अबाउट टू एंड. नो प्रॉब्लम.